हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया में आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पहले एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट दूसरे का आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन है और देखिए आपका जो 2026 में एग्जाम होगा एसएससी जीडी का वो 23 फरवरी से स्टार्ट है और अप्रैल तक चलेगा। करीब 48 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। देख दिया है, सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 में प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज पूछ रहा दिया चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का है। तो देखिए, जब 2 साल का रहे चक्रवृद्धि ब्याज तो आप वहां पे सक्सेसिव रेट लगा सकते हैं। तो देखिए 4% दिया है तो 4 + 4 लिखेंगे, फिर +4 × 4 लिखेंगे, अपान 100 लिखेंगे। 4 × 4 = 8 हो जाएगा, +4 × 4 = 16 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। 8 प्लस का 100 से भाग देंगे 16 में तो 0.16 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 8.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.16 रेट आपको आ गया। फिर दिया है क्या, देखिए 8.16% है, यही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए दिया कितना है, 153 रुपया। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 8.16% बराबर 153। परसेंटेज को हटा दीजिए, परसेंटेज नहीं रहेगा क्योंकि परसेंटेज 100 हटाएं तो 100 आ गया। तो 8.16 बराबर 153 तक है। 1 बराबर आ जाएगा 153 बटे में 8.16। 8.16 क्या आपसे पूछा है? साधारण ब्याज। तो देखिए ये जो हिस्सा होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ये 4 जो 8 है ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। और 0.16 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका ब्याज है। तो देखिए और दोनों को मिला के हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमसे पूछा साधारण ब्याज, यानी 8 का मान पूछा था। 8 बराबर हो जाएगा 153 बटे 8.16। साधारण ब्याज पूछ रहा था, हम लोग 8 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 10 बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। फिर देखिए काटेंगे 8 कम 8, 8 कम 8 ना जाने का 0, 8 दूना के 16, 102 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 7 = 14, 1 बचेगा 13, 2 × 6 = 12, 1 बचेगा 10, 2 × 5 = 10, फिर 0 तो 0। फिर देखिए 17 × 3 = 51 हो जाएगा। फिर 3 से काटे 17 से काटे 17 × 4 = 68 हो जाएगा। कितना बचेगा? 68, 6 बचेगा, 17 × 4 = 68 हो जाएगा। 8 बचेगा 85 हो जाएगा। 17 बचे 85 या 0 तो 0। 3 से काटिए 15 × 3 = 45, 150 रुपया। यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 150 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। मैं एक तरीका इसका और बताता हूँ। देखिए हम लोग को क्या है, मूलधन नहीं पता है, तो हम लोग मूलधन नहीं पता था, हम लोग मूलधन नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन मान लिख दिए। फिर क्या कर रहा है, दर कितना दिया है? 4%। तो हम लोग रेट लिखेंगे 4%। 4% हम लोग 4% हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। 4 से कटेगा 4 × 4 और 100 को काटेंगे 25 बार। और समय कितना दिया है? 2 साल। समय दिया है 2 साल। तो देखिए ये 2 जाके ये ऊपर पावर चढ़ जाता है, तो लिखेंगे ऐसे ऐसे पावर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 यानी मूलधन कितना आ गया? अब हम लोग 625 मानेंगे। अब हम लोग का मूलधन कितना आ गया? 625 आ गया। अब देखिए पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और दूसरा। देखिए 625 का 1/25 करेंगे, 625 का 1/25, क्योंकि हम लोग का दर इतना ही 1/25 है। तो 25 से काटेंगे 625 तो 25 बार कटेगा, यहाँ पहला साल 25 आ जाएगा। देखिए पहला साल हमारा साधारण ब्याज, तो ये वाला जो लाइन होता है ये हमारे साधारण ब्याज का होता है। तो क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, ये 25 तो ये भी 25 रहेगा। अब देखिए हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 25 का 1/25 करेंगे। 25 का 1/25, 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये क्या हमारा साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। और ये जो हमारा पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में कितना दिया है? 153। तो देखिए 25, 25, 50 और 1 51। तो देखिए 51 बराबर कितना दिया है? 153 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के। 1 बराबर 3 से आपसे क्या पूछा? साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज ये वाले हमारा हिस्सा है, तो 25 से 25 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 बराबर 1 बराबर 3, तो 50 बराबर 3 × 50। तो 50 से कितना हो जाएगा? 150 रुपया।
देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दिया एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? तो देखिए, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए पहला दिया 40% की छूट, ठीक। तो हम लोग ये देखिए 40% अलग जगह लिख देते हैं। दूसरा दिया है 25% और 15%। मान लीजिए कोई वस्तु आप 100% में खरीदे हैं, ठीक। कितने परसेंट में? 100% में खरीदे हैं और 25% की छूट दे रहा है यानी कि 75% में। आपको कितना देगा? 75% में, यानी कि 25% का छूट, 25% का छूट दिया है तो आपको कितना बचेगा? 75%। फिर करा है 15% की एक और छूट है, तो 75 का 15% छूट करेंगे तो देखिए 75 का तो गुणा 15% हटेगा तो नीचे आएगा 100। 5 15, 5 गुना 10 0 तो 0। फिर देखिए 5 चौको 20, 5 से काटिए 15, 15 बार जाएगा 75। देखिए 15 तो कितना हो जाएगा? 45। 45 हम लोग 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 कम 4, एक बचेगा 10, 10 लगेगा 10 हो जाए, 4 गुना के 8, 4 बचे 20। अब देखिए 75 में से आप 11.25 घटा दीजिए। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे 15% का छूट करिए, 15% का छूट। तो देखिए 75 में से आप 11.25 घटा दीजिए, यहाँ 0.00, 10 से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, दशमलव यहाँ 4, 4 में से गया 3, यहाँ कितना बचेगा? 7 में से गया 6, 63.75%, 63.75% बचेगा। तो देखिए टोटल सामान कितना कितना था? 100 का था। अब कितना को बेचेगा? 63 का बेचेगा। तो कितना छूट मिल रहा है? तो देखिए 100 में से 63 घटाइए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 37। लेकिन 75 पैसा और घटाना है तो 36.25, 36.25% की छूट है। आप 40% में से 36%, अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। देखकर दोनों छूटों के बीच पहला वाला छूट ये था और दूसरे वाले छूट को हल किए तो ये वाला आया है। तो 40% में से आप 36.25 घटा दीजिए। देखिए दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगाइए, फिर 0 लगाइए, अब घटा दीजिए। 10 से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, दशमलव, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, तो 3.75% की छूट का इन दोनों का अंतर है। तो देखिए किस ऑप्शन में 3.75%? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो देखिए एक दुकानदार के पास 7.5 सेंटीमीटर वाला एक गोलाकार लड्डू है। तो देखिए मैं गोलाकार एक लड्डू बना दे रहा हूं, बन गया गोलाकार लड्डू। और क्या है उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, केंद्र से खींची गई परिधि तक दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसका क्या दिया है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? इसी में से, इसी बड़े वाले लड्डू में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितने लड्डू बन सकता है? तो देखिए ऐसे करके कितने लड्डू बन सकता है, ऐसे मान लीजिए बताना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या रहेगी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी सबका त्रिज्या कितना रहेगा? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, जो भी हो, ठीक। तो देखिए जितना बड़े वाले का आयतन रहेगा उतना ही तो आयतन सब मिलाकर छोटे वाले का भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे बड़े वाले आयतन के बराबर ये भी रहेगा। तो देखिए गोला का आयतन, मैं सूत्र लिख देता हूं, गोला का आयतन, गोला का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रहेगा, ये तो बड़े वाले गोला का आयतन है, अब इसी के बराबर रहेगा छोटे वाले गोले का। हमें नहीं पता कितने लड्डू बनाए जाएंगे इस वाले से, तो हम लिखेंगे n लड्डू बनाए जाएंगे। अब n लड्डू, लेकिन ये भी गोला का आयतन रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हम लोग इसको r1 क्यों मानेंगे, इसको r2 क्यों मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई की जगह पाई लिखेंगे, r1 क्यूब, तो r1 ये बड़े वाले लड्डू का मान है, तो बड़े वाले लड्डू का त्रिज्या कितना? 7 है, तो लिखेंगे 7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब
लिख दीजिए इसे, बराबर में n गुणे 4/3 पाई R2 मतलब छोटे वाले लड्डू का त्रिज्या, तो छोटे वाले लड्डू का त्रिज्या कितना 3.5 का सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसको खोल दीजिए, 4/3 पाई गुणे 7 का क्यूब यानी 7 गुणे 7 इज इक्वल टू n गुणे 4/3 पाई गुणे 3.5 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 3.5 गुणे 3.5 दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए ये देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए 5 7 35, 5 गुना के 10, 5 7 35, 5 गुना के 10, 5 7 35, 5 गुना के 10। तो इधर देखिए क्या है 7 गुणे 7 बराबर n गुणे ये सब कट गया। अब ये 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इधर कितना आया 1 आया ना। अब देखिए 2 ये 2 किसमें भाग में, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अभी 8 भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 बराबर लिखेंगे n का मान कितना, हम कितने लड्डू बना सकते हैं इस बड़े वाले गोले में से 8 लड्डू मतलब छोटे छोटे कर करके बना सकते हैं। तो n का मान 8 है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैं एकदम बेसिक से बताया, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए निकाल लीजिए 672 कामा 7056 का लसन निकालना, तो निकाल लीजिए। पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटे, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 6 12, 1 बचेगा 16, 2 8 16। फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा 12, 2 6 12, 2 6 8। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, 2 8 16, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 दूना के 4। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना के 4। फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 441 ऐसे लिख देंगे। अब 3 से काटिए, 3 7 21, ये देखिए 3 एकम 3, 1 14 हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 21, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 7 नहीं कटेगा। फिर देखिए 3 चौको 12, कितना बचेगा 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 9 27। अब 7 से काटिए, 7 से 7 कम 7, 7 7 49। फिर 7 से काटिए, 1 7 कम 7। तो देखिए 2 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। 3 का बार आया 2 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 7 का बार आया 2 बार, तो 7 गुणे 7। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 से 96, तो लिख देंगे 96। फिर 96 का गुणा किस में करेंगे 3 में करेंगे, तो करिए 3 6 18 को 88 बचा, 1 बचा, 3 9 27। देखिए 3 6 देखिए क्या क्या बचा है 3, और 7 गुणे 7 बचा है, 7 गुणे 7। अब देखिए ऑप्शन का समय एग्जाम में समय नहीं देता। देखिए 7 7 49, 9 आ गया, 9 6 27, 7 आ गया, 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में 2 है, और देखिए किसी में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, चेक करना हो तो देखिए 3 6 18 को 88 बचा 1, फिर 3 9 27 और 80 1 28, 288 हो गया। आप 7 से गुणा करिए, 7 से 7 8 56 को 6, 80 बचा 5, 7 8 56 और 5 61, 61 के 81 बचा 6, 7 9 14 6 20, 2016। फिर 7 से गुणा करिए, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 7 0 0 हासिल 1, 7 गुना के 14। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 14 112। तो देखिए 14 112 हमारा आ गया। तो देखिए आप ऐसे यूनिट डिजिट से भी आप हल कर सकते हैं जल्दी से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कल जो मैं प्रैक्टिस सेट करा था उसमें औसत चाल बराबर बताया था सूत्र।
तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बटे कुल समय बस लगा लेंगे, औसत चाल आ जाएगा। देखिए रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए समय कितना दिया है 2 घंटा, और इधर लिखिए समय 2 घंटे, और चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए समय दिया 2 घंटा और चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो बताइए आपको बताना, समय दिया है, चाल दिया है, क्या नहीं दिया है, दूरी। तो दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितना है 60 और समय कितना है 2, तो 60 गुना के 120 किलोमीटर, 60 गुना के 120 किलोमीटर। तो देखिए दूरी आ गया 120 किलोमीटर, फिर उसके बाद प्लस, फिर देखिए क्या दिया है 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ये देखिए ये डायरेक्ट दे दिया किलोमीटर में, और देखिए इधर किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब था कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगा, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 80 किलोमीटर दिए, तो 120 प्लस 80 हो जाएगा। अब बटे में देखिए 60 किलोमीटर है, देखिए टोटल दूरी कितना था 120 किलोमीटर, तो 2 घंटे में जा रहा है 120 किलोमीटर, देखिए दूरी कितना 120 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो लिखेंगे 2 घंटे। देखिए समय कितना 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा था 2 घंटे लगा था, तो ये 2 आ गया। फिर क्या करा है 80 किलोमीटर दूरी जाने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए इधर देखिए दूरी कितना दिया है, 80 किलोमीटर, ठीक। और ये देखिए चाल कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, देखिए दूरी है, चाल है, क्या नहीं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 80 है और चाल कितना है 40 है, 40 से 80 काटेंगे तो कितना बचेगा 2 घंटा, कितना आएगा 2 घंटे। तो इसको भी तय करने में कितना समय लगा 2 घंटे लगा। तो देखिए 120 और 80 कितना हो जाएगा 200 और 2 और 2 4। तो देखिए औसत चाल कितना आएगा 4 × 5 = 20, ये 0 तो 0 आ जाए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा, औसत चाल कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी। तो देखिए 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, क्या है 2 रेलगाड़ी है। देखिए तो देखिए पहली हम लोग लिखेंगे पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानेंगे L2 मान लेंगे, क्या मानेंगे बस L मान लेंगे। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है L मीटर, ठीक। तो कह रहे समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। तो समय पूछ रहा है। देखिए ये जो लंबाई है ये दूरी का काम करती है, क्या काम करती है, ये दूरी का काम करती हैं। तो देखिए समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, अगर देखिए पहली रेलगाड़ी अगर 180 मीटर रहेगी तो हम लोग दूसरी, क्योंकि कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, तो दूसरी भी 180 मीटर लंबी ही रहेगी, ठीक। और ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 8 8 16 6 1 1 2 360 मीटर। और जो गाड़ी की लंबाई रहती है ये दूरी का काम करती है, तो हमारा दूरी आ गया कितना, दूरी आ गया 360 मीटर। और क्या दिया है आपका, दिया है चाल। तो देखिए चाल जो है ये समांतर पटरी पे एक दूसरे के बढ़ रही है, तो ऐसे करके बढ़ेंगे,
तो क्या होती है इनकी चालें, अब जब एक ही दिशा में विपरीत दिशा में दिया हुआ है, या एक ही दिशा में, एक दिशा में नहीं, दो ट्रेन जब आपस में एक विपरीत दिशा में जब आके जब मतलब कि आती हैं तो उनकी उनकी लंबाई क्या होती है, चालें जुड़ जाती हैं। तो पहली चाल कितना है 50 है और दूसरी चाल कितना है 70 है। तो दोनों को पहली चाल प्लस दूसरी चाल जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए चाल भी दिया है, दूरी भी है, समय हमको ज्ञात करना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल दिया है। तो दूरी कितना है 360 है और चाल कितना है 120 है। लेकिन हमसे समय किसमें पूछा है, देखिए कितने सेकंड में, समय किसमें पूछा है सेकंड में पूछा है। तो देखिए ये तो दूरी मीटर में है तो मीटर में आ गया। अब देखिए ये क्या है मीटर में। अब देखिए ये जो चाल है ये किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहे हमको बताना मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। किसमें कर देते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखिए एक किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा। देखिए मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो किस में उत्तर आएगा सेकंड में आएगा। तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो देखिए 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 18 3 54 और बटे 5, 5 से काटेंगे 54, 5 एकम 5 न जाने का 0, फिर दशमलव लगेगा, ये 4 है बगल में 0 लग जाएगा, 5 8 40। तो समय कितना आ गया 10.8 सेकेंड आ गया। क्या आ गया 10.8 सेकेंड, और यही आपका क्या है उत्तर है, क्या है 10.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए मेरा दिमाग कुछ और ही चल रहा था। देखिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर और दूसरी, क्योंकि कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिनमें से प्रति एक यानी 2 रेलगाड़ी में से प्रति एक की लंबाई 180 मीटर, तो दूसरी की भी लंबाई 180 मीटर रहेगी। तो देखिए जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो दूरी का काम करती है। तो इन दोनों को जोड़ने पर दूरी हमारा आ गया 360 मीटर और चाल था 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए समय पूछा था वो भी सेकंड में, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 360 और चाल 120। जो चाल थे वो किलोमीटर प्रति घंटा में थे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने 5/18 से भाग कर दिए हैं। तो देखिए हल करने में 10.8 सेकंड आ गया है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से 10.8 सेकंड में पार कर लेंगे। और चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया मूल्यांकन कीजिए, एक ब्रैकेट में -9, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट में -60 भागे एक ब्रैकेट में -12 प्लस एक ब्रैकेट में -3 गुणे 9। तो आई कर लेते हैं। देखिए -9 दिया है, फिर -60 दिया है, फिर भागे, फिर -12 दिया है, फिर प्लस -3 दिया है, फिर गुणे 9 दिया है, ठीक। तो देखिए -9 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट में -60 आ जाएगी भाग में, तो ये बटे में आ जाएगा, तो -12 फिर प्लस -3 फिर गुणे 9। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। तो देखिए -9 फिर ये माइनस, फिर एक ब्रैकेट प्लस का 5 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर -3 फिर गुणे 9। तो देखिए -9 ये माइनस जाके प्लस से गुणा कर देगा, तो -5 आ जाएगा। ये प्लस, अब देखिए प्लस है 9 तरीके 27, माइनस का कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर देखिए -9 -5 प्लस -27 आ जाएगा। देखिए 9 5 14, देखिए 27 5 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो -41 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, -41 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, ठीक। मूल्य में इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। तो देखिए पेट्रोल के मूल्य में मान लीजिए पहले पेट्रोल था 100%, अपने आप में 100% था, उसमें 60% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो 160% का हो गया। उसकी वृद्धि कितने, उसका मूल्य कितना होगा 160%। कर इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% का लाभ हो, यानी 112%। इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% का वृद्धि हो। 112 मान लिए। तो देखिए पहले कितना था इसकी खपत 160 था, अब कितना हो गया खपत 112 हो गया। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो देखिए जोड़ लीजिए 48।
48% का कमी है। कितनी कमी है? 48% का कमी है। और किस पर कमी है? 160 पे। तो लिखेंगे 48% का कमी है किस पर? 160 पे। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, फिर 4 चौको 16, ये 0 तो 0, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 12 3 बार में कट जाएगा। तो 10 से 30% की कमी करना पड़ेगा। खपत में कितना कमी करना पड़ेगा? 30% की कमी करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। 2 दिन के बाद कार्य करना, यहाँ 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन के बाद रहेगा। 2 दिन के बाद कार्य करना छोड़ देता है। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए आर फॉर राजेश्वर, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, तो लिखेंगे 12। विक्रम 6 दिनों में, वी फॉर विक्रम 6 दिन में, और टी फॉर टाइगर 15 दिन में, टी फॉर टाइगर 15 दिन में। तो देखिए 12 और 6 का लग से 12 और 12 और 15 का लग से 60 कर लीजिए। तो देखिए कुल कार्य आ जाएगा 60। कुल काम है 60 और राजेश्वर करता है 12 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। फिर उसी तरह 6 से भाग देंगे 60 में तो 10, फिर 15 चौको 60। राजेश्वर एक दिन में करता है 5 काम, विक्रम एक दिन में करता है 10 काम, टाइगर एक दिन में करता है 4 काम। फिर उसके बाद देखिए वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो राजेश्वर एक दिन में करता है 5 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा? 10 काम। 2 दिन के बाद यानी 10 काम कर चुका, अभी छोड़ा है, तो हम लोग 10 काम इसमें से घटा देंगे। तो 0, 6 में से गया 5, 50 काम और बचा है। और ये राजस्व काम छोड़ दिया, चला गया, तो इसको हम लोग काट देंगे, छोड़ देता है। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। विक्रम एक दिन करता है 10 काम और 3 दिन पहले छोड़ देता है, 10 से 30 काम ये छोड़ दिया। तो जब जो छोड़ देता है उसको पकड़ के करवाते हैं। भाई जब मेरा कोई घर बनाएगा, अधूरा काम छोड़ जाए, तो मैं इसको पकड़ के करवाऊंगा ना, बिल्कुल करवाऊंगा। और ये हो जाएगा 0 और 5 3 8, ये हो जाएगा 80 काम। टोटल कितना काम हो जाएगा? 80 काम। कराए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए राजेश्वर तो छोड़ के चला गया, अब कौन कौन बच रहे हैं? एक तो ये वी फॉर कौन है? विक्रम, और टी फॉर टाइगर। अब यही दोनों बच रहे हैं। तो विक्रम एक दिन में करता है 10 काम और टाइगर एक दिन में करता है 14 काम, बस। और कुल काम कितना है? 80 है। तो देखिए विक्रम और टाइगर कुल काम 80 है, और विक्रम दोनों एक दिन में करते हैं 14 काम, तो बस काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 चौको 8, ये 0 तो 0 रहेगा। फिर 2 7 14, फिर 7 से काटिए 40, 7 5 35, 5 बच जाएगा। और किससे भाग दें? 7 से। तो 5 से 5/7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 5 से 5/7 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है मूल्यांकन कीजिए 16 + 10 भागे 5 - 2 × 3। तो देखिए 16 + 10 भागे 5 - 2 × 3। तो देखिए 5 से भाग देंगे 10 में, तो 2 आ जाएगा, यानी इसको करने पर कितना गया? 2। तो 16 प्लस का 2 लिखेंगे, फिर इधर -2 है, × 3 है। अब इन दोनों को गुणा करिए, तो 16 + 2 -2 3 6। अब ये दोनों प्लस जोड़ लीजिए, नहीं ये माइनस में है। तो देखिए 16 2 18, 18 में से 6 गया 12, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है, ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो देखिए एक बेईमान दुकानदार था, अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, यानी सीपी क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है।
तो देखिए मान लीजिए वो उसका वजन अपने आप में कितना था 100%, लेकिन वो जो पैसा ले रहा है 26% कम का ले रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है मतलब पूरे का। मान लीजिए कोई लिख रहा, मैं ग्राहक हूँ और एक बेईमान दुकानदार है, वो मुझको क्या कर रहा है 26% कम दाम ले रहा है, लेकिन मुझसे कितना पैसा ले रहा है 100% का पूरा पैसा है। तो बताइए 100% है और 26% कम देगा तो कितना हो जाएगा 74% का दे रहा है। कितना दे रहा है 74%। मुझे सामान दे रहा है 74% का और पैसा ले रहा है 100% का। कह रहा है कि इसका लाभ कितना हो जाएगा दुकानदार वाले का। तो बताइए देखिए 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, किस पर हो जाएगा 74 हो जाएगा। बटे में 74 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 से काटिए 13 बार, 2 से काटिए 39 नहीं, 39 नहीं, 2 3 6 2 7 14 37 बार। फिर 13 को गुणा 100 में करेंगे तो 1300 आ जाएगा, 1300 और बटे में 37। अब 37 से भाग देंगे 1300 में, 37 से भाग देंगे 1300 में, तो देखिए 37 कितना होता है 7 3 21 3 3 9 111। 37 111 होगा तो 111 लिखेंगे। 3 7 21 के खासिल 2 3 9 2 11, 10 से गया 9, 2 में से गया 1 कट गया, 190 हो गया। कितना हो गया 190 हो गया। अब देखिए कितना बढ़ जाएगा, अब कितना बढ़ जाएगा, कितना 3 5 15 4 5 20, 5 बार जाएगा, 5 बार लेके जाइए। देखिए 5 7 35 को 5 हाथ से बचा दी, 5 15 3 18। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 1 कट जाएगा 1 कट जाएगा, कितना बढ़ गया 35 सही और कितना बचा है 5 बचा है। किससे भाग दिए 37 से, तो 35 सही 5 बटे 37% का दुकानदार वाले क्या होगा लाभ होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 35 सही 5 बटे 37%, देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, बड़ा ब्रैकेट फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 84 भागे 6, छोटा ब्रैकेट बंद फिर गुणे फिर मझला ब्रैकेट 91 भागे 7 प्लस 16 बटे 2, 91 बटे 7 प्लस 16 बटे 2 गुणे छोटे ब्रैकेट में 8 माइनस 6, छोटा ब्रैकेट बंद फिर मझला ब्रैकेट बंद फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए ये जो ये मझला ब्रैकेट है इसके अंदर देखिए छोटा ब्रैकेट है, तो 8 में से 6 गया 2, तो इसको हल करने में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 16 कम 16 हो जाएगा, 91 बटे 7 हो जाएगा, 91 बटे 7 प्लस ये 16 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं था, हम लोग 1 16 कम इसके नीचे 1 हो जाएगा। देखिए 7 और 1 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, 91 91 हो जाएगा प्लस 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार जाएगा और 7 गुणा 16 में 16 7 112 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा और हासिल 1 और 1 2 203 हो जाएगा बटे में 7। अब ये 7 से काटे 7 गुना के 14, कितना बचेगा 6 63 हो जाएगा, 7 9 63, यानी कि इसको और इसको हल करने में कितना आ गया 29 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 29 आ गया। तो देखिए 6 से भाग देंगे 84 में तो कब बार जाएगा 14 बार जाएगा। तो देखिए 14 ये गुणा में तो गुणे में रहेगा, ये बार 29 है तो 29 रहेगा। तो देखिए 14 को गुणा 9 में क्या 14 9 126, हाथ से बचा 12, 14 दुना के 28, 28 12 कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 406। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। जब 2 ट्रेन जब विपरीत दिशाओं में जब आती हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 ट्रेन की लंबाई, 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करें। तो देखिए चाल क्या आ जाएगा, पहली ट्रेन की चाल कितना है 60 और दूसरी ट्रेन की चाल कितना है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 110 और 60 170 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई 170 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या करा, एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई कितना है 360 मीटर है। देखिए फिर कह रहा दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा x मीटर,
देखिए ट्रेन की चाल आएगी 170 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई आएगी 360 मीटर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई x मीटर। तो देखिए जो लंबाई रहती है, जो ट्रेन की लंबाई रहती है, ये क्या होती है, ये दूरी का काम करती है। किसका काम करती है? दूरी का काम। तो 360 में x जोड़ देंगे, 360 प्लस का x हो जाएगा, 360 प्लस का x, और ये क्या आ जाएगा आपका दूरी आ जाएगा। ठीक, दूरी आ जाएगा। तो देखिए पहली ट्रेन थी 360, तो लिखेंगे 360 प्लस x लिखेंगे इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, दूरी बराबर क्या था, चाल गुणा समय। तो चाल कितना है 170 दूरी बराबर मैं शुद्ध फार्मूला लिख लेता हूं। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो देखिए जो ट्रेन की लंबाई रहती है वो दूरी का काम करती है। तो 360 प्लस का x, ये दूरी है, और चाल कितना है 170 किलोमीटर प्रति घंटा, 170 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा 170 है, और देखिए फिर क्या दिया है 21 सेकंड। समय कितना दिया है 21 सेकंड है, यहाँ 21 सेकंड रहेगा। तो बताइए चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है सेकंड में, और दूरी है मीटर में। तो क्या 170 किलोमीटर प्रति घंटा सही है? नहीं, किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको बताना मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना से गुणा करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। बस आप काट दीजिए जो काटना हो। देखिए 3 छक्का 18, 3 7 21, फिर देखिए 7 2 3 6, फिर 2 8 16, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। फिर नीचे आ गया, तो देखिए 360 प्लस का x, फिर 85 में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 5 25 को 5 आ जाएगा, 80 बचा 2, 5 8 40 और 2 42 हो जाएगा। फिर गुणे में 7 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा आके इसमें 360 प्लस का x इज इक्वल टू 425 से गुणा 7 में करेंगे, तो देखिए 7 चौको 28 हो जाएगा और 25 7 175 हो जाएगा। तो 28 और 1 2975 हो जाएगा, 2975 हो जाएगा। अब बटे में आ जाएगा 3, तो 3 का गुणा 360 में, तो 3 3 9 और 3 6 18, 1080 आ जाएगा। 1080 प्लस 3 का गुणा x में, तो 3x हो जाएगा, बराबर में 2975 हो जाएगा। तो 3x बराबर 2975, और 1080 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1080। ठीक, अब यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x। देखिए यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। 3x बराबर 2975 माइनस 1080। तो देखिए 3x बराबर 5 में से 0 गया 5, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 8 में से 0 गया 8, 2 में से गया 1, 3x बराबर 1895। तो x बराबर 1895 बटे 3, तो x बराबर आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, दशमलव 2 बचेगा, दशमलव लगा तो 0, 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर 3 छक्का 18। यहाँ दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 631.66 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 631.66 मीटर। कितना है 631.66 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ एकदम करेक्ट है, 631.66 मीटर। तो देखिए हम लोग x बराबर क्या आ गया 631.66 मीटर। तो हम लोग x मीटर को क्या माने थे, दूसरी ट्रेन की लंबाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया एक उम्मीदवार को इंग्लिश बोलते हैं कैंडिडेट, छात्र। एक छात्र को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त हुआ, तो देखिए 25% अंक प्राप्त हुआ और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। देखिए एक स्टूडेंट था, उसको 25% अंक प्राप्त हुआ लेकिन 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अगर हम उस लड़के को 25% तो पाया है लेकिन 68 अंक से और अनुत्तीर्ण हो गया, अगर हम उस लड़के को अगर 68% और 68 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को जिसे 50 अंक प्राप्त है, 50% अंक प्राप्त होते हैं, को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक
अधिक प्राप्त होते हैं। एक दूसरा लड़का था वो 50% पाया था, लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स है वो 42 अंक अधिक पाया था। तो अगर उसको मतलब उसको अगर जो 42 अंक था अगर इस पासिंग मार्क्स में से घटा देंगे तभी तो पास ही रहेगा, तो 42 अंक हो जाएगा। अब ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये 25% इधर जाएगा, तो प्लस का 25% इधर जाएगा, तो माइनस का 25%। ये 68 तो 68 लिखेंगे, ये माइनस का 42 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 42 इज इक्वल टू 50% में से अगर हम 25% प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 25% हो जाएगा। तो देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 110 बराबर 25, 50% में से 25% जाएगा तो 25% बचेगा। तो 110 बटे 25 बराबर 1% का मान कितना आएगा 110 बटे 125। हमको कितना निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100% का होता है। तो 110 बटे 25 गुणे में 100, गुणे में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44, 440 अंक, 440 अंक। मैक्सिमम कितने अंक है 440 अंक, यही हमारा क्या है सही जवाब है। देखिए अगर समझा देता हूं ऐसा क्यों हुआ है। मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक, और ये जो हिस्सा है ये पास वाला हिस्सा है, क्या है पास वाला हिस्सा है। मतलब आप अब ये रेखा से इधर जाएंगे तो पास रहेंगे और रेखा से पहले रहेंगे तो फेल रहेंगे। देखिए एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए एक कोई लड़का था वो 25% अंक प्राप्त हुआ, ठीक, प्राप्त किया और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण, कितने 68 अंकों से। जैसे ही इसको 68 अंक मिल जाएगा ये पासिंग पे चला जाएगा। उसके बाद जबकि दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त होते हैं, कितना 50% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वो 42 अंक अधिक पाया। ये 42 अंक क्या हुआ अधिक पाया, ये 68 अंक से कम फेल हो गया। देखिए अगर इस लड़के को 25% पर से जाना है 50%, तो बताइए कितना बढ़ेगा, तो 25% बढ़ेगा। आप कहेंगे 25% बढ़ेगा तभी इस वाले लड़के के पास पहुंचेगा। देखिए फिर उसके बाद इस 68 वाले जो 68 अंक से जो फेल हो गया जो लड़का, अगर उसको जो पहले तो पास करना करेगा, यहाँ तक आएगा तभी तो पास होगा। यहाँ तक जाने के लिए 68 में 42 और जोड़ेगा, क्या करेगा 42 और जोड़ेगा। तो देखिए वही 68, पहले तो 68 नंबर से फेल हो रहा था, तो जो लड़का दूसरा था वो 42 अंक अधिक प्राप्त था। अगर इस कमजोर जो लड़का फेल हो गया, अगर इसको मतलब कि उसके बराबर जाना तो 42 अंक और लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया गया है। और जो 25% है इसको जाना था 50% में, कितना परसेंट और बढ़ेगा कि 50% पहुंच जाएगा, तो 25%। तो देखिए 25% बराबर 110, 68 42 कितना हो जाएगा 110, तो 1% का मान 110 बटे 25, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100% का, तो 110 बटे 25 गुणे 100, 25 से काटेंगे 100 4 बार में, और 110 चौको 440 अंक। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर है सही जवाब। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, देखिए रेट क्या है समान है, समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिसका पहले मूलधन बड़ा रहेगा हम लोग पहले उसको लिखेंगे। तो गोपाल का मूलधन बड़ा है तो 9400 रुपए की राशि समान दर पे, तो आर लिखेंगे और समय कितना है 4 साल, तो 4 साल लिखेंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 माइनस करेंगे अमित का है, तो अमित का कितना है 5400 रुपये समान दर पे, तो आर लिखेंगे और समय कितना है 4 साल, दोनों कंडीशन में बटे 100। देखिए गोपाल का राशि अमित से ये अमित है ये गोपाल है, तो मैं यहाँ पे गोपाल लिखता हूँ गोपाल और यहाँ पे लिख देता हूँ अमित। गोपाल की राशि अमित से कितना अधिक है 480 रुपया, तो बराबर में लिखेंगे 480। अब देखिए यहाँ पर भी रेट है वहां पर भी रेट समान है, यहाँ पे 4 साल वहां पे 4 साल, तो बस डायरेक्ट घटा लीजिए। 9400 में से 5400 हो जाएगा तो 4 में 4 या 0, 9 में 5 या 4, 4000 गुणे आर और गुणे 4 अपॉन 100 बराबर में 480।
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, चार से काटेंगे चार एकम चार, चार से काटेंगे 48 12 बार में, और चार से काटेंगे 12 3 बार में। तो आर बराबर कितना आ गया 3%। रेट किस में रहता है, परसेंटेज में रहता है। तो देखिए प्रतिशत में पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एक दुकानदार था, उसका क्रय मूल्य 520 रुपया था, ठीक। अभी कह रहा है एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर इसको बेचना चाह रहा है। तो देखिए 520 रुपया खरीदा था, 10% लाभ पर बेचेगा यानी 110% पे, बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो दो जीरो, 11 दूना के 22 को 2 80 बचा 2, 11 55 और 2 57, वो 10% लाभ पे बेचेगा तो उसको 572 रुपया में बेचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था। तो 572 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। दिया एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया 48 विद्यार्थियों, 48 विद्यार्थी, 48 विद्यार्थी की औसत आयु कितना दिया है 22 वर्ष, कितना दिया है 22 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा, तो 48 गुणे 22 करिए। तो देखिए 22 वाट है, 176 को 6 80 बचा 17, 22 चौको 88 और 17 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 1056 वर्ष हो जाएगा। तो 48 विद्यार्थियों का उम्र कितना हो जाएगा 156 वर्ष हो जाएगा। कह रहा यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, पहले देखिए 48 विद्यार्थी थे, अब एक और शिक्षक की आयु सम्मिलित हो जाएगा, तो 48 से कितना हो जाएगा 49 विद्यार्थी, 49 विद्यार्थी और प्लस शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक हो जाएंगे, और टोटल मिला कितने इन दोनों इन सब की आयु कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो बताइए 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष थी, अब कितना हो गया 23 वर्ष हो जाती है। तो 23 वर्ष लिख देंगे, 23 वर्ष। तो देखिए इनका योग कितना हो जाएगा, योग तो 49 गुणे 23। तो देखिए 23 नवा 207, 23 नवा 207 को 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा 20, 23 चौको 92, 23 चौको 92 और 20 कितना हो जाएगा 92 20 112 हो जाएगा। तो 112 यानी कि 1127 वर्ष हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु, तो ये देखिए ये 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 1056 है, यहाँ 49 लोगों की औसत आयु 1127 है। तो 1127 में से अगर 1056 घटा देंगे तो हमें शिक्षक की आयु निकल कर आ जाएगी। तो शिक्षक की आयु 1172 वर्ष में से 1172 माइनस 1056, देखिए 12 में से 6 गया 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना 1 में से 0 गया 116 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 116 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी 116 वर्ष हो जाएगी। कहाँ गड़बड़ हो गया, तेईस 9 207 को 0 हासिल 23 को 92 92 8 100 112 हो जाएगा, सही तो है। 22 8 176 को 6 80 17, 22 को 88 और 17 88 12 और 5 सॉरी देखिए ये 1127 है, और मैं क्या लिखा हूँ 1172 लिखा हूँ, यही गलत है 1127। ठीक, देखिए 7 में से 6 गया 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, ये 2 में से 5 नहीं घटे तो हासिल देगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, ये 0 में 0 1 में से 1 कट जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 71 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर सी 71 वर्ष सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया है एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था,
15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखिए 150 आदमी थे, ठीक। देखिए पहले इसको एक तरफ लिखे, 150 आदमी थे और इनके 85 दिनों का भोजन था एकदम, यानी कि 85 दिनों तक एकदम आराम से खाते पीते रहेंगे। तो देखिए 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए। तो बताइए 150 पुरुष थे और 15 दिनों के बाद, तो पहले था 85 दिनों, 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन के बाद, यानी कि कितना दिन का बचा? 70 दिन का खाना बचा। 150 पुरुष के लिए 70 दिन का खाना बचा और कर 25 पुरुष चले गए, तो बराबर लिखेंगे 25 पुरुष। तो पहले कितने थे? 150 पुरुष और 25 पुरुष चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 125 पुरुष। कर बचा हुआ भोजन कितने? अब 125 पुरुष बच गए, अब 125 पुरुष का भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये D2 का मान हमें बताना है। तो देखिए 150 गुणे में 70 बटे 125 गुणा में जाएगा तो भाग में, अब बराबर में आ जाएगा D2 कितने दिनों तक। तो देखिए 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 14 बार, तो 14 छक्का 84 दिनों तक 125 दिन का भोजन रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है यदि 7A बराबर 6B बराबर 12C है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7A बराबर 6B बराबर 12C और आपसे क्या पूछा है? A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए जब ऐसा सवाल है तो आप अगर आपको A का अनुपात निकालना तो आप A को ढक लीजिए। देखिए 12 छक्का 72 अनुपात है। अब आपको B का निकालना तो B वाले को ढक लीजिए, 12 7 84 अनुपात। अब आपको C का निकाला तो C वाला ढक लीजिए, 7 छक्का 42। अब इसको काट दीजिए, जस्ट काटना हो। देखिए 2 से काटेंगे 36 बार जाएगा अनुपात है, 2 से काटेंगे 42 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 14 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 12 अनुपात 14 अनुपात 7, 12 अनुपात 14 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऐसा सवाल में जो सिलेक्शन का दिव्यांश में जो बुक स्टार्ट हुई है उसमें मैं डेली करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे और वही हमारा लास्ट सवाल रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है नितिन के पास 1617 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि रुपए में दी थी? तो देखिए एक पिता था, उसका नाम नितिन था और उसके पास नितिन के पास 1617 रुपए थे और इसके 2 पुत्र थे, प्रवीण और ऋषि। प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर, यानी रेट कितना है आपका? 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी मूलधन 10 था, इसका मिश्र धन अमाउंट कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे मत देखिए, ये जो नीचे वाला जो राशि है 10, ये किसको मिलेगा? प्रवीण को मिलेगा, और 10 और 11 मिलके किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ऋषि को। तो ऋषि को कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तो प्रवीण को 10 मिलेगा और ऋषि को 11 मिलेगा। और देखिए प्रवीण और ऋषि को क्रमशः, प्रवीण का उम्र 17 साल है और ये प्रवीण ऋषि को क्रमशः 17 साल और 17 वर्ष और 18 वर्ष के बाद धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए इन दोनों का वर्ष में अंतर कितना हो रहा है? 17 और 18 का अंतर हो जाएगा 1। इसके पावर में 1 कर देंगे और इसके पावर में भी 1 कर देंगे। अनुपात 10 की पावर 1 तो 10 हो जाएगा, 11 की पावर 1 11 हो जाएगा। तो 10 और 11 अनुपात में कितना मिल रहा है? 21। अनुपात कितना मिला? 21। और रुपया में कितना नितिन दे रहा है इन दोनों को? 1617 रुपया। 1617 रुपया। तो देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1617/21। किसका पूछा है?
प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी? तो प्रवीण को कितना आ रहा है 10, 10 बराबर पूछ रहा है, तो 1617 बटे 21 और गुणे में 10, तो 1617 में 10 से गुणा करेंगे तो 16 1 70 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 21, तो 21 से देखिए 3 7 21 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, 1 11 3 3 9 3 9 27, ये 0 तो 0 आ जाएगा। 7 से काटे 7 से 7 7 49, 4 बचेगा 49, 7 7 49, ये 0 तो 0, 770 रुपया। प्रवीण को कितनी 17 साल और प्रवीण को कितनी 17 साल बाद धनराशि कितनी प्राप्त हुई? 770 रुपया। तो देखिए प्रवीण को 770 रुपया प्राप्त हुआ। अगर 10 को गुणा करेंगे किसमें 539 में, बस जानिए प्रवीण को कितना पैसा मिला। देखिए गुणा करेंगे, अगर आप 21 से काटेंगे 617 तो देखिए कितना बार कटेगा, प्रवीण को मिलेगा 770 रुपया और टोटल धनराशि कितनी थी 1617 रुपया। तो 1617 में से आप 770 रुपया घटा दीजिए, तो 7 में 0 गया 7, 1 में 7 गया 11, 7 गया 4, ये बचेगा कितना 15, 7 गया 8। पर इसको ऋषि को मिलेगा 847 रुपया, प्रवीण को मिलेगा 770 रुपया। तो देखिए किसका पूछा था, प्रवीण को कितनी धनराशि रुपए में दी थी 770 रुपया, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है 770 रुपया। अगर यही पूछता कि ऋषि को कितनी धनराशि प्राप्त हुई तो 847 रुपया, तो हमसे जो पूछा था प्रवीण का ऑप्शन है सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी, यानी 4 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ का वो सॉल्व कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है प्रैक्टिस करके जाएगा, वो अपने एग्जाम में फुल मार्क्स करके लेकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।